जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रंकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत सरकार की योजनाओं का सारा लेक्चर विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था। तो आज हम उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था को विस्तार से देखेंगे, ठीक है ना। यह चैप्टर नंबर 10 है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 9 तक के अध्याय को खत्म कर लिया है। तो आज हम 10वें चैप्टर यानी कि 10वें चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था। जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 75 जिलों का जो एक प्रदेश है, उसमें कृषि व्यवस्था किस प्रकार से है। जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था को हम देखेंगे कि किस प्रकार से इतिहास से लेकर आज तक जो कि वर्णित है, किस प्रकार से कृषि व्यवस्था को बढ़ाया गया, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई और किस प्रकार का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के कृषि व्यवस्था में देखने को मिला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना, जो एक प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वह ब्रिटिश काल में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 1875 में हुआ था। वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित होने के बाद कृषि क्षेत्र को प्रांतीय विषय में शामिल किया गया और दिसंबर सन 2019 में कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सन 1919 में कुछ हमारे देश को कुछ व्यवस्थाएं मिली, यानी कि रियायतें मिली प्रशासन में, कि भारत के लोग अपने तरीके से कुछ शासन व्यवस्था को चला सकते हैं। ऐसा छूट मिला 1919 में, ठीक है ना। तो भारत सरकार अधिनियम पारित होने के बाद इसको हमने भारत सरकार अधिनियम बोला, कि जिसमें भारतीयों को कुछ छूट मिली प्रशासन में सहयोग देने और प्रशासन के कार्यों को करने के लिए। तो कृषि क्षेत्र को प्रांतीय विषय में शामिल कर लिया गया। तो सन 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें कृषि क्षेत्र को एक प्रांतीय विषय में शामिल कर लिया गया और दिसंबर सन 2019 को कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित कर लिया गया। तो 1875 और 1919 का सिस्टम हमने देख लिया। और वर्तमान समय में क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो वर्तमान समय में कृषि विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, राज्य बीमा मानक प्रमाणीकरण संस्था, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, जिसको हम रहमान खेड़ा भी बोलते हैं, एवं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषदें जैसी संस्थानों को भी शामिल कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग को डेवलप करने के लिए। अब बात करते हैं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की। इसकी स्थापना सन 1973 में हुई थी, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। वर्ष 1973 में मंडी समितियों की विभिन्न गतिविधियों एवं कल्याणकारी योजनाओं के आयोजन, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तर पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जिले जिले में मंडियां होती हैं। उन मंडियों में जो कृषकों के उत्पाद होते हैं उनकी खरीद फरोख्त होती है। तो उस प्रकार का एक सिस्टम बनाया जाता है। तो उसके आयोजन, उसके नियंत्रण और मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तर पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना हुई। यह कब हुआ था? सन 1973 में। आपसे प्रश्न पूछ दे कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आप कब बोलेंगे? सन 1973 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था कि मंडियों के आयोजन, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तर पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी की स्थापना करना, ठीक है। यह कहीं ना कहीं जो कृषि विभाग है उसके डेवलपमेंट के लिए यह अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कृषि वर्ष 1972-73 के दौरान राज्य का कुल आवक, मतलब कि कार्य 37.90 यानी कि 37,90,000 मीट्रिक टन था, जो कि उत्पादन, जो कृषि वर्ष सन 2018-19 में बढ़कर 629 लाख और 45,000 हो गया, ठीक है ना, लाख मीट्रिक टन हो गया जो उत्पादन था। वर्ष 1972-73 में सभी मंडियों में कुल आय 1.92 यानी कि 1,92 लाख थी, जो 18-19 में
1835.14 करोड़ हो गई। ठीक है, यह एक डाटा है, इसको याद नहीं करना, बस आप लोग को यहाँ पे समतुलनात्मक अध्ययन करना है कि किस प्रकार से 72-73 में जो कि उत्पादन था, जो आय थी, जो उसकी वैल्यू थी, वह किस प्रकार से 18-19 में, ठीक है ना, लगभग 20 गुना इंक्रीज हो गई। उसके बारे में हम यहाँ देख रहे हैं कि 37.90 से 626.45 हो गया। अब बात करते हैं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से कृषक वर्ग अनेक रूप से लाभान्वित से हुए हैं, जो कि निम्न है। जो राज्य कृषि मंडी बनी थी 1972 में, उससे किस प्रकार से कृषक लाभान्वित हुए हैं, और मंडियों का जो स्कोप है वो कितना अधिक फैला है कि जब ये स्टार्ट हुई और आज लगभग 20 गुना जो आवाक है, जो कि उत्पादन है, उसको इंक्रीज किया गया, उसको खरीदा गया है। बेहतर भंडारण सुविधा प्रदान करना, जो मंडियां होती हैं उनके पास रूम होते हैं, कमरे होते हैं कि वह जो कृषकों की उत्पादन को खरीद के जो कि अनाज होते हैं उनका बेहतर भंडारण करते हैं। यह बाजार में निर्माता विक्रेता से सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो कि बेचने वाले लोग आते हैं उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं, उचित रेट उनको मुहैया करवाते हैं कि प्रॉपर तरीके से एक अच्छे अमाउंट उनको मिल सके, एक अच्छा दाम मिल सके। बाजार समितियों की स्थापना करने में सहयोग देता है ताकि कृषि उत्पादकों की भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है ना। अब बात करते हैं राज्य की नई कृषि प्रणाली। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की नई कृषि नीति को बढ़ावा देने हेतु 2 मौलिक लक्ष्य निर्धारित हुआ है। वो कौन कौन से मौलिक लक्ष्य हैं उसको हम देखेंगे कि राज्य की नई कृषि प्रणाली में नई कृषि नीति, जो नई कृषि नीतियाँ बनती हैं, किस प्रकार से उनको बढ़ावा मिले, किस प्रकार से वो फले फूलें और आम जन तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके, इसके बारे में 2 मौलिक लक्ष्य, मौलिक मतलब कि काफ़ी सामान्य से टारगेट जो मिले हैं, यानी कि वो काफ़ी जरूरी हैं। वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहित करना, राज्य की नई कृषि प्रणाली का जो मौलिक लक्ष्य है वह क्या है कि वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहित करना, कि जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, जो कृषि हो रही है, उसमें वैज्ञानिक तौर तरीके को शामिल किया जा सके। जिस प्रकार से नई नई दवाएं होती हैं, ड्रोन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, जेसीबी हो गया, ये सब जो मशीनरी हैं, किस प्रकार से इनका अच्छे से उपयोग हो सके और कृषक अपनी आय को दोगुना करने में सहायक हों, इस तरीके के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कृषि उत्पादन में औसतन 5.1% की वृद्धि दर को प्राप्त करना, ठीक है ना, लगभग 5.1% की वृद्धि दर को प्राप्त करना। अब बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेश की, ठीक है ना, कि हमारे प्रदेश में कृषि जलवायु को 9 भागों में विभाजित किया गया है। आप लोग यहाँ पर स्लाइड में देख भी सकते हैं, सारा कुछ लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर 9 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कि अभी जलवायु आ गई, शीत आ गई, अभी बारिश होने वाली है, अभी ठंड है, तो अभी गर्मी आ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जलवायु जो है, जिसमें हम वर्षा के नाम से भी जानते हैं कि मौसम किस प्रकार का होगा, कब अधिक बारिश होती है, यानी कि जुलाई अगस्त में अधिक बारिश होती है, फिर कब ठंड होती है, इस प्रकार से कि एग्रीकल्चर सुविधा के लिए, यानी कि कृषि कार्य में सहायक होने की दृष्टि से जलवायु को 9 भागों में विभाजित किया गया है, उसको देखते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र, इस क्षेत्र का विवरण हिमालय के तलहटी क्षेत्र के बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद आदि जिलों में है। इस क्षेत्र में उष्णार्द्र जलवायु मिलती है और कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से यह प्रदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र रबी फसलों के अलावा गला उत्पादक के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात यह जो क्षेत्र है, इसमें रबी फसलें तो अच्छी होती ही हैं, ठीक है ना, जैसे कि गेहूं की फसल तो अच्छी होती है, खास तौर पे जो कि बरसात की फसलें होती हैं, जैसे कि धान हो गया, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो तो उष्णकटिबंधीय टाइप की पाई जाती है, तो वह भी यहाँ पर खेती महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह अब बात करते हैं पश्चिमी मैदान की। पश्चिमी मैदान, इस क्षेत्र का वितरण मेरठ मंडल एवं आसपास क्षेत्रों में है। यह क्षेत्र भी कृषि के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात जो पश्चिमी मैदान है, जो मेरठ मंडल के आसपास का क्षेत्र है, इसको भी कृषि की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि यहाँ पर भी एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी अच्छी होती है। इस क्षेत्र में बांगर मृदा, जिसे पुरातन जलोढ़ मुद्रा भी कहा जाता है, इधर की जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जो कि पानी वानी से थोड़ा सा लटपट सी हो जाती है।
का विस्तार अधिक हुआ है। गेहूं एवं गन्ना के अलावा फल एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेरठ मंडल है, वहाँ की जो जलवायु है, जो वहाँ की मिट्टी है, वह जलोढ़ मिट्टी टाइप की मानी जाती है, या फिर भांगर मिट्टी भी आप उसको मान सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा लटपटापन होता है। और यहाँ पर जैसे रबी की फसलें हो गई, जो कि गेहूँ हो गया और गन्ने की फसल, यह काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। और इसके साथ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी कि फल और सब्जियां भी अच्छे मात्रा में उनका उत्पादन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य पश्चिमी मैदान। इस क्षेत्र का वितरण किधर है? बरेली मंडल के क्षेत्रों में विस्तृत है। यह मध्य पश्चिमी मैदान इसको बोलते हैं। यह प्रदेश पश्चिमी मैदानी भाग से मिला हुआ है। इस प्रदेश में भी पुरातन जलोढ़ एवं तराई मृदा का विस्तार पाया जाता है। कृषि के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, जहाँ पर भी पुरातन जलोढ़ या फिर तराई मृदा का विस्तार होगा, वह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहाँ पर धान और गेहूँ दोनों की फसल काफ़ी अच्छी होगी और सब्जी वब्जी फल वल भी अच्छी मात्रा में पैदावार होंगे। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान। इस क्षेत्र का वितरण आगरा मंडल के आसपास है के क्षेत्रों में है। इस प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक ठंड एवं गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पड़ती है। आगरे मंडल में यदि हम बात करें तो जाड़े के मौसम में अधिक ठंड पड़ती है। वहाँ की जलवायु कुछ इस तरीके से है, क्योंकि भौगोलिक विस्तार से जलवायु उस पर निर्भर करती है। तो वहाँ पर गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और ठंड के दिनों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। कम वर्षा के कारण इस क्षेत्र में कृषि का विकास उन्नत नहीं है। देखिए, आगरा मंडल की तरफ जो है उधर ठंड और गर्मी तो अधिक पड़ती है, लेकिन बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं होती है कि वहाँ पर धान वान की जो फसल है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। ठीक है ना। हालांकि नहरों द्वारा सिंचाई करने की पूर्ण व्यवस्था मौजूद है। ऐसा वहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि बारिश कम होती है तो वहाँ पर अच्छी कृषि नहीं हो सकती। नहरों से जो कृत्रिम पानी है उनको मिल जाता है बांधों के माध्यम से और नहरों की सहायता से। अब बात करते हैं मध्य मैदानी भाग। इसके अंतर्गत कानपुर एवं लखनऊ मंडल एवं फतेहपुर क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। यहाँ रबी व खरीफ दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वहाँ पर खरीफ की फसलें जैसे कि बाजरा हो गया, धान हो गया, ये सब फसलें अधिक होंगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो जिससे चावल मिलता है, जो धान की खेती होती है, उसके लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक की बरसात चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि जून उनसे जो उसका कार्यक्रम शुरू होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक लगातार उसके खेतों में यानी कि जो उसकी मिट्टी होनी चाहिए वो गीली होनी चाहिए, हमेशा उसको पानी चाहिए। तो जो लखनऊ मंडल है यानी कि प्रयागराज और फतेहपुर साइड का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर वर्षा अच्छी मात्रा में होती है। तो वहाँ पर खरीफ और रबी दोनों की फसलें अच्छी मात्रा में उत्पादन होती हैं। ठीक है ना। रबी की फसलों के लिए सिंचाई के उन्नत साधनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बुंदेलखंड प्रदेश। इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत झांसी एवं चित्रकूट मंडल के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कम वर्षा, अनुपजाऊ मृदा, पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण आपको पता ही होगा कि जो बुंदेलखंड का एरिया है वहाँ पर पानी की समस्या अधिक मात्रा में होती है। और इस मंडल में जो यह क्षेत्र है यहाँ पर बारिश भी कम ही होती है और यहाँ की मिट्टी जो है वो सामान्यतः थोड़ी सी पठारी मिट्टी है, यानी कि पहाड़ को टच करने वाली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी होती है, जो बांगर मिट्टी होती है, उस प्रकार की मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं पाई जाती, जैसा कि उत्तर प्रदेश के अन्य मंडलों में पाई जाती है। यदि मैं जिक्र करूं तो पूर्वांचल और पश्चिम क्षेत्रों में जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उस प्रकार की मिट्टी बुंदेलखंड में नहीं पाई जाती है। वहाँ पर पठारी टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पर जो खेती है वो काफ़ी मुश्किल होती है और सिंचाई का भी अभाव यानी कि जो उसके साधन है वह भी कम मात्रा में है। तो इस क्षेत्र में कृषि का विकास अधिक उन्नत नहीं हो पाया है और सीमित क्षेत्रों में रबी की ही फसलें उगाई जाती हैं। आपको याद होगा कि जब हम आगरा मंडल के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि आगरा मंडल में बारिश कम होती है, लेकिन नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा इतनी अच्छी है कि वहाँ पर खेती बाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन दोस्तों बुंदेलखंड में क्या है कि सीमित मात्रा में वर्षा तो होती ही है, लेकिन सिंचाई की सुविधा भी उतनी अच्छी नहीं है और वहाँ की मिट्टी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ही क्षेत्रों में सिर्फ रबी की फसलें ही उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी मैदान। इस क्षेत्र का वितरण गोरखपुर तथा गोंडा जिलों के आसपास है। द्वितीय हरित क्रांति के दौरान इस क्षेत्र में कृषि का विकास तेजी से हुआ।
इस प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? चावल है। यहाँ पर बारिश अच्छी होती है। इस प्रदेश में वर्षा की औसत मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 100 सेंटीमीटर के आसपास या फिर उससे अधिक जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर खरीफ की फसलें अच्छी होंगी। जैसे कि आपका लखनऊ मंडल हो गया, गोरखपुर मंडल हो गया, इधर इतनी वर्षा होती है कि चावल की जो फसल है, जो खरीफ की फसल है, वो अच्छी मात्रा में हो सकती है। इस प्रदेश में नवीनतम जलोढ़ मृदा का विस्तार है। देखिए, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होगी, बंजर मिट्टी होगी, वहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं। लेकिन बुंदेलखंड साइड में पठारी मिट्टी होने की वजह से वहाँ पर फसलें अच्छी नहीं होती और कुछ ही सीमित क्षेत्र में सिर्फ रबी की फसलें ही बोई जाती हैं। ठीक है, जिसे खादर मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण नदियों में बाढ़ के उपरांत लाए गए अवसादों के जमाव से होता है और यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। दोस्तों, सबसे अधिक जो उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, जैसे कोई गंगा, यमुना, कोई भी नदी का किनारा जो होता है, उस क्षेत्र को सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र मानते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है वो बह बह के आती है। जैसे नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, तो नदियाँ अपने साथ जो अवसाद होती हैं, अवसाद यानी कि उसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं जो कि मिट्टी की ताकत को मजबूत करते हैं और पैदावार को बढ़ाते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक मिट्टी है, एक खेत है आपका, और उसी मिट्टी में आप 100 साल से फसल पैदावार कर रहे हैं, उसकी मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो धीरे धीरे वो जो खेत होगा उसमें अधिक दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन यदि कोई नदी आसपास है और मिट्टी वहाँ की बह गई, नई मिट्टी आ गई और उसके साथ अवसाद बह के आ गए, मलमूत्र टाइप का बह के आ गया, तो खाद का काम करता है। तो जो जो गोरखपुर तथा गोंडे जिले के क्षेत्र हैं, वहाँ पर नदियों द्वारा लाए हुए अवसाद के जमाव के कारण यह क्षेत्र काफ़ी अधिक उपजाऊ माना जाता है। जैसे कि जो गंगा का बेसिन है उत्तर प्रदेश में, उस क्षेत्र को ज़्यादा उपजाऊ मानते हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर हो गया, बनारस हो गया, ठीक है ना, ये सब जो क्षेत्र हैं इसको अधिक उपजाऊ मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गोरखपुर तथा गोंडा जिलों के आसपास खरीफ की फसलें अच्छी होती हैं, क्योंकि इधर जो बारिश है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस क्षेत्र का वितरण वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़ मंडल तथा इलाहाबाद मंडल, जो कि अब प्रयागराज मंडल के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक जो स्थिति है उत्तर पूर्वी मैदान प्रदेश के समान है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कृषि जलवायु प्रदेश है। इस क्षेत्र में रबी एवं खरीफ के अलावा जायद फसलों का भी विस्तृत उत्पादन होता है। ठीक है ना, यानी कि धान गेहूं के साथ साथ जो बाजरा की भी खेती होती है वह भी अच्छे तरीके से होती है। अब बात करते हैं बिंद प्रदेश। यह राज्य का प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र है। भौगोलिक विविधता इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। यह हम बिंद क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र का वितरण जो है वह मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एवं दक्षिणी इलाहाबाद। बिंद क्षेत्र को आप लोग को पता होगा कि विंध्याचल में मिर्ज़ापुर में एक विंध्याचल मंदिर है, उसको बिंद क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसको मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एवं दक्षिणी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, यानी कि जो प्रयागराज का दक्षिण वाला भाग है, अब उसको प्रॉपर तरीके से प्रयागराज ही बोलते हैं, के क्षेत्रों में है। यह एक पठारी प्रदेश है। इस प्रदेश की औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 100 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ पर भी होगी वहाँ पर खरीफ की फसल यानी कि धान की जो फसल है वो काफ़ी अच्छी पैदावार देगी। अधिक वर्षा के कारण खरीफ फसलों का उत्पादन यहाँ विशेष रूप से अधिक होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, हाँ, जो चैप्टर नंबर 10 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था के बारे में प्रॉपर तरीके से जो भी मंडलों में 9 भागों में जो जलवायु को विभाजित किया गया है उसको हमने प्रॉपर तरीके से देख लिया। तो अभी तक जो भी हमारे दोस्त रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए और हमारे जो जितने भी PDF हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए हमारे रैंकाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।